हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में देर रात से भारी बारिश जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के बाद कई इलाकों में जाम लग गया है। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की वजह से पानी भर गया है। और आज क्योंकि अब दफ्तर जाने का भी अब वक्त है और इसके बाद लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सुबह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताजा तस्वीर देखिए, दिल्ली का क्या हाल है। रात भर भारी बारिश, अभी भी बारिश है वो हो रही है और उसके बाद दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया है। घुटने तक सड़कों पर पानी भरा है। लेकिन क्योंकि दफ्तर जाना, ऑफिस जाना, ऐसे में लोग इस पानी में डूबकर जाने के लिए मजबूर है। और इसके साथ साथ परेड रोड अंडरपास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एक अंडरपास की तस्वीर है, लेकिन इसी तरह से दिल्ली एनसीआर के तमाम जो अंडरपास है वहां का कमोबेश यही हाल नजर आ रहा है। और चलिए अब बात करते हैं बारिश से बेहाल गुजरात की। भारी बारिश के बाद गुजरात का वडोदरा शहर समंदर बन गया। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। नाव से लोगों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें किसी नदी की नहीं है। ये तस्वीरें गुजरात के बड़े शहरों में से एक वडोदरा की है, जहां बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को बोट से रेस्क्यू करके निकाल रही है। वडोदरा में बाढ़ के बाद बिगड़ते हालातों को देखते हुए सेना को तैनात किया गया है। सेना भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वडोदरा शहर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव और सेना के ट्रक ही नजर आ रहे हैं। वडोदरा में बाढ़ के बाद रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ग्रस्त वडोदरा का ड्रोन वीडियो भी सामने आया। ड्रोन से ली गई तस्वीरें वडोदरा शहर की हैं, जहां शहर के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन की ये तस्वीरें वडोदरा में बाढ़ के भयावह हालातों को बयां कर रही है। कई इलाकों में इतना पानी भरा है कि बिल्डिंगों के ग्राउंड फ्लोर तक डूब गए हैं। लोग कई दिनों से घरों में कैद हैं। एनडीआरएफ और सेना की टीमें बोट के जरिए घरों तक जरूरी सामान पहुंचाने का काम कर रही है। ज्यादातर प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और वहीं गुजरात सरकार के मंत्री भी वडोदरा में लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करके हालात पर नजर बनाए हुए। विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ का पानी वडोदरा शहर में घुस जाने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर के अंदर नाव चल रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा वडोदरा में डेरा डाले हुए हैं। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा ने वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंत्री ने बताया कि 12,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। साथ ही 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। भारी बारिश के कारण वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली सड़क भी बह गई। आप देखिए वहां के हालात। वडोदरा के दाभोई से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने वाली सड़क का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण बह गया। भारी बारिश के कारण ढाढर नदी का पानी सड़क पर आ गया और अपने साथ सड़क के एक हिस्से को बहा कर ले गया। जगह जगह से सड़क टूट जाने से एक ही तरफ से यातायात को संचालित किया जा रहा है, जिसकी वजह से हादसों का डर भी बना हुआ है। सड़क बह जाने से नाराज आसपास के ग्रामीणों ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि हाल ही में करोड़ों की लागत से ये सड़क बनकर तैयार हुई थी। गुजरात के पोरबंदर और नडियाद इलाके में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों का बोट और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश और बाढ़ के बाद गुजरात के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पर लोग 3-4 दिनों से फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू का काम लगातार किया जा रहा है। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड और फायर विभाग ने मिलकर हेलीकॉप्टर से 5 लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं खेड़ा जिले के नडियाद में भी हालात बेकाबू हैं। नडियाद में शेडी नदी का पानी बढ़ने से 6 लोग फंस गए। जानकारी लगते ही एनडीआरएफ की टीम ने बोट की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। और वहीं द्वारका में एनडीआरएफ ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 95 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
लगातार हो रही बारिश गुजरात पर आफत बनकर बरसी है। गुजरात के कई जिलों में बारिश, बाढ़ और जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देवभूमि द्वारका में बाढ़ से कई लोग प्रभावित हैं, जिनके रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ ने बुधवार को द्वारका से 95 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। ये लोग द्वारका के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। द्वारका में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में हुए जल भराव के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर है। भारी बारिश के कारण गुजरात के द्वारका में समुद्र में फंसे 13 मछुआरों का कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने द्वारका के समुद्र से एक बोट से 13 मछुआरों का रेस्क्यू किया है। बारिश के कारण बोट में खराबी हो जाने से मछुआरे समुद्र में फंस गए थे। कोस्ट गार्ड्स को सूचना मिली थी कि मछली पकड़ने वाली नाव पद्मावती द्वारका तट के पास खराब हो गई है और समुद्र में 15 किलोमीटर दूर बह गई। इस दौरान बोट में 13 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही कोस्ट गार्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मछुआरों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गुजरात के द्वारका में जारी भारी बारिश से नदियां उफान पर है। आप देखिए द्वारका से संवाददाता जयेश पारकर की ये रिपोर्ट। गुजरात में लगातार बारिश जारी है और अभी हम देवभूमि द्वारका जिले में हैं और अभी यहाँ लगातार बारिश हो रही है। यहाँ के खंभालिया तालुका में 12 घंटों के अंदर 12 इंच से भी ज़्यादा बारिश हो चुके हैं और अब अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 18 इंच से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये घी नदी का नज़ारा है जो यहाँ पे भारी बारिश की वजह से यहाँ नदी में अभी भारी पानी आ चुका है और इतना ही नहीं, यहाँ जितने भी आसपास के गांव हैं वहाँ जल प्रलय जैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है। गुजरात में बाढ़ के बीच लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भावनगर में बारिश के कारण बंद हुए पुल को लोग पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के मौसम में लापरवाही कर उफनती नदियों को पार करना जानलेवा हो सकता है। लापरवाही से होने वाले हादसों के कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग इनसे सीख लेने को तैयार नहीं है। गुजरात के भावनगर से लापरवाही का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। भावनगर में भारी बारिश के बाद पुल पर पानी आ जाने से कई गांवों को जोड़ने वाला पुल जलमग्न हो गया था। इस दौरान कई ग्रामीण पुल को पैदल पार करते हुए नजर आए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस के जवान सिर्फ मूक दर्शक बने ही नजर आए। गुजरात में बारिश और बाढ़ से जहां शहरों में हालात नियंत्रण से बाहर है, वहीं कई हाईवेज भी बंद हो गए। रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद सरदार पटेल रिंग रोड और वैष्णो देवी सर्किल अंडरपास में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से पोरबंदर सोमनाथ हाईवे का हाल भी बेहाल है। हाईवे पर इतना पानी भर गया है कि हाईवे समंदर की तरह नजर आ रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही हाल जामनगर द्वारका हाईवे का भी है। यहाँ भी बारिश के बाद कई नदियाँ उफान पर हैं, जिसके कारण जामनगर द्वारका हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया है। भारी बारिश के कारण गुजरात में रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में भारी बारिश के कारण बुधवार को वेस्टर्न रेलवे ने 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। लगातार दूसरे दिन ट्रेन कैंसिल होने से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूरत में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। 16 ट्रेनों के कैंसिल होने से सूरत स्टेशन पर यात्री परेशान नजर आए। ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि मानसून की शुरुआत से ही अब तक हिमाचल प्रदेश में करीब 461 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस सीजन में हिमाचल प्रदेश में बारिश से हुए हादसों में 144 लोगों की मौत हो चुकी है। इस साल बारिश के कारण अब तक हिमाचल प्रदेश में 1217 करोड़ का नुकसान हुआ है।
और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुई तबाही के निशान अब लोगों को डरा रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में 26 अगस्त को हुई बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना में 7 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। रामबन में एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। रामबन में बादल फटने से भीषण तबाही हुई थी। लैंडस्लाइड की वजह से 3 घरों और 2 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा था। सड़कें भी तबाह हो गई थी, जिन्हें सुधारने का काम भी किया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी लाई जा सके। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में इस साल अभी तक 183 लोगों की मौत हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने कुछ आंकड़ों को जारी किया। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में इस साल अब तक 183 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें 177 लोगों की मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई है, जबकि 6 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई है। उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने ये आंकड़े जारी किए हैं। इस साल चारधाम यात्रा में अब तक 33 लाख लोग शामिल हो चुके हैं, जबकि यात्रा का समापन होने में अभी भी 3 महीने का समय बाकी है। हालांकि भारी बारिश के कारण रास्ता क्षतिग्रस्त होने के कारण 31 जुलाई से केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। और अब बात केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ की है बैठक। महिला सुरक्षा समेत अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है। पीएम मोदी ने मंत्रालयों को सौंपे हैं बड़े टास्क। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 5 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली गई। बैठक में महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों के विकास पर जोर देने पर चर्चा हुई। इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में 40 मिनट तक अपनी बात रखी। पीएम ने मंत्री और सचिवों को उम्मीद और विश्वास के साथ काम करने को कहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर अहम फैसला लिया है। टीवी9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को खबर दी थी कि कांग्रेस आला कमान बतौर सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को विधानसभा टिकट देने के हक में नहीं है, जिसका ऐलान आज प्रभारी दीपक बावरिया ने कर दिया है। कोई एमपी ने टिकट मांगी नहीं है और ये चुनाव में हम किसी एमपी को लड़वाना भी नहीं चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा है कि सीएम कौन होगा, इसका फैसला हाईकमान और विधायक करेंगे। कौन सीएम का चेहरा होगा वो विधायक और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। ये सब लोगों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। चुनावी प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला जब जिंद के निडानी गांव से गुजरा तो अचानक सीएम सैनी ने अपने काफिले को छोड़ दिया और सड़क से गुजर रही एक बैलगाड़ी में बैठ गए। उन्होंने सिर्फ बैलगाड़ी की सवारी ही नहीं की, बल्कि खुद भी बैलगाड़ी चलाई। वही बैलगाड़ी लेकर जाने वाली महिला उनके ही बगल में बैठी रही। इस वीडियो को खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, किसान का बेटा सरकार भी चला सकता है और बैलगाड़ी भी। और वहीं अगर बात जम्मू कश्मीर की जाए, जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में आपसी कलह उजागर हो रही है। टिकट न मिलने से नाराज नेता बगावत पर उतर आए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कटरा की है, जहां रोहित दुबे को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक नाराज हैं। प्रदर्शन के बीच बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कटरा पहुंचे। रविंद्र रैना ने रोहित दुबे और उनके समर्थकों को आश्वासन भी दिया। हमारा एक परिवार है, हम कभी अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए कार्य करते हैं। बता दें कि बीजेपी द्वारा जारी की गई सूची में रोहित दुबे का नाम था, लेकिन बाद में जो सूची बदली गई उसमें बलदेव राज शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, जिससे नाराज होकर रोहित दुबे के समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इस बीच जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी राम माधव ने उन नेताओं से मुलाकात की जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है।
जम्मू कश्मीर में टिकट ऐलान के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अब बीजेपी टिकट कटने से नाराज नेताओं को मनाने में जुटी है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी राम माधव ने सत्य शर्मा, उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, वरिष्ठ नेता रोहित दुबे, वैष्णो देवी जिला अध्यक्ष से मुलाकात की। वहीं आज पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि बीजेपी में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कई नेताओं में नाराजगी थी। ऐसा माना जा रहा है कि राम माधव से मुलाकात के बाद बीच का रास्ता निकल गया है। और चलिए अब बात करते हैं बंगाल में जारी सियासी बवाल की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने ममता की तुलना किम जोंग उन से की है। ममता बनर्जी तानाशाह बन गई है, ये गिरिराज सिंह की तरफ से बयान दिया गया। तानाशाह के रूप में है, वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई हैं। इनके खिलाफ छात्र ने आंदोलन की, उसके ऊपर जो प्रहार किया आज बंद हुआ। इनके गुंडों ने गोली चलाई पुलिस के संरक्षण में और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे ममता बनर्जी। और अगली खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन करे सीपीआईएम के छात्र संगठन की रैली पर हमले के बाद हंगामा हो गया। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से हुई दरिंदगी के खिलाफ सीपीआईएम के छात्र और युवा संगठन ने दुर्गापुर में रैली निकाली। सीपीआईएम ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई। इस दौरान बीच बचाव में आए पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। घटना को लेकर इलाके में काफी तनाव का माहौल है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। असम के 18 विपक्षी दलों के संगठन यूनाइटेड अपोजिशन फोरम ऑफ असम ने हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला है। यूओएफए ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। असम के विपक्षी दलों ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उन पर धर्म और जाति के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। आसाम सीएम ने हमेशा कोशिश किया है कम्युनल रायट कराने के लिए, इसलिए हम यूनाइटेड अपोजिशन फोरम ने देश का महामहिम राष्ट्रपति को भी हम निवेदन करेगा ये हेमंता बिस्वा शर्मा को बर्खास्त करना चाहिए। हालांकि पुलिस ने बताया है कि थाने में शिकायत मिली है, लेकिन अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद के कविता हैदराबाद पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तिहाड़ जेल से रिहा हुई के कविता राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। उनके साथ उनके भाई टी रामा राव और परिवार के सदस्य भी थे। कविता का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में बीआरएस नेता और कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर जमा हुए थे। ढोल नगाड़ों के बीच उनके समर्थन में नारे लगाए गए और उन पर फूल भी बरसाए गए। कविता ने जय तेलंगाना के नारे के साथ भीड़ का अभिवादन किया। घर पहुंचने पर के कविता ने टी रामा राव को राखी बांधी और परिवार के सदस्यों से मिलने पर भावुक हो गई। मध्य प्रदेश सरकार मंत्री विजय शाह ने नया फरमान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में यस मैडम यस सर नहीं बल्कि जय हिंद सर और जय हिंद मैडम बोले। यस मैडम यस सर नहीं, जय हिंद सर। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने देशभक्ति का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि स्कूल में जय हिंद बोले। जय हिंद बोलने से देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। यस मैडम यस सर बोलने से क्या होता है? मंत्री ने कहा है कि आदेश हमने जारी कर दिया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था कि राज्य के स्कूलों में छात्रों को सुबह गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं पर बड़ा बयान दिया। गडकरी ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं युद्ध, आतंकवाद और नक्सलवाद से भी ज्यादा जाने ले रही हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि हर दुर्घटना के बाद ड्राइवर को दोषी ठहराया जाता है, जबकि बारीकी से देखने पर अक्सर सड़क इंजीनियरिंग में गलती होती है। वॉर में जितने लोग नहीं मरे होंगे, जितने हमारे यहाँ
नक्सलाइट्स और कम्युनल राइट्स में नहीं मरे होंगे, जितने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने के कारण नहीं मरे होंगे, उस सब का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मरने वालों लोगों की संख्या ये रोड एक्सीडेंट्स में है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। पुंछ में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। आतंकियों के ठिकाने से ग्रेनेड बरामद। आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ के चैंद्रा इलाके में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। दाक्षी जंगल में सुरक्षा बलों ने 6 हथगोले बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों को दाक्षी जंगल के सामान्य क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से हवाई खेप गिराने के बारे में जानकारी मिली थी। जल्द ही सेना की 39 RR की एक टीम ने दाक्षी जंगल में तलाशी अभियान शुरू कर दिया और 6 हथगोले और एक हैंडसेट बरामद किया। बता दें कि 24 अगस्त को बारामूला के सोपोर इलाके में सेना के अभियान के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया था और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग हो रही है। LOC के पास आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। गोलीबारी तब हुई जब LOC पर सुरक्षा बल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चला रहे थे। जैसे ही सुरक्षा बल एक संदिग्ध स्थान के पास पहुंचे, आतंकवादियों ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। भारतीय सेना ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की स्थिति को समझने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं सुरक्षा बलों की अन्य टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। बहराइच के 34 गांव के लोग करीब 2 महीने से सो नहीं पाए हैं और उनके डर का कारण है भेड़ियों का झुंड, जो दबे पांव आता है और ग्रामीणों को अपना शिकार बनाकर भाग जाता है। बहराइच के 36 गांव के हजारों लोग भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं। भेड़ियों का झुंड पिछले करीब 50 दिनों में 8 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अब हालात ये हैं कि ग्रामीण रात भर जागकर खुद गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजरे भी लगा रखे हैं। बुधवार को पूरा दिन वन विभाग की टीमें भेड़िए की तलाश करती रही, लेकिन भेड़िए नहीं मिले। रात होते ही ग्रामीणों ने फिर से गाँव की पहरेदारी शुरू कर दी, ताकि भेड़िए फिर किसी को अपना शिकार न बना पाए। इधर बहराइच के राजापुर कला गांव में बीती रात कुछ ग्रामीणों ने फिर से भेड़िया दिखने का दावा किया है। ये तस्वीर बहराइच के राजापुर कला की है। इस वीडियो के आधार पर ग्रामीणों ने भेड़िया देखने का दावा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये भेड़िया दिखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद वो घने खेतों से होते हुए जंगल में भाग गया। दरअसल भेड़ियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों का झुंड पहरेदारी में लगा था। तभी उन्हें ये जानवर दिखाई दिया, जिसका उन्होंने वीडियो बना लिया। ग्रामीणों ने दावा किया है कि ये उन्हीं आदमखोर भेड़ियों में से एक था जिन्होंने 8 ग्रामीणों को निशाना बनाया है। प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोट छापे जाने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मदरसे में छप रही नकली नोट का भांडाफोड़ करते हुए 1 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान छपाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी पिछले 3 महीने से प्रिंटर और स्नैकर से छपाई कर रहे थे। इसके लिए मदरसे में एक कमरा मौलवी ने दिया था। देखिए, ये जो थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है, उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि ये लोग नोट छापने के बाद प्रयागराज के मार्केट में इसका ट्रायल करते थे। आगरा से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर 8 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के आगरा में एक पड़ोसी ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मासूम बच्ची स्कूल से लौटने के बाद पड़ोसी युवक आजाद राठौर के घर पर बच्चों के साथ हर रोज की तरह खेलने चली गई। वहीं आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसे डरा धमकाकर अस्पताल ले गया, जहां महिला डॉक्टर ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पीड़िता के पिता के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। मेडिकल की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें DDC, नगर आयुक्त और SDM रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। बिहार सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 25 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
इनमें से कई जिलों के डीडीसी, नगर आयुक्त और एसडीएम शामिल हैं। 14 अधिकारियों को नई जगह मिली है, जबकि 11 अफसरों को वेटिंग फॉर पोस्टिंग पर रखा गया है। पटना के 3 एसडीएम को हटाया गया है। हाल ही में पटना में हुए लाठीचार्ज के बाद चर्चा में आए पटना सदर के एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेरकर को नालंदा का डीडीसी बनाया गया है। पटना सिटी के एसडीएम गुंजन सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। फ्रांस ने टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को 4 दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया है। फ्रांस ने पावेल डुरोव से टेलीग्राम का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किए जाने के आरोपों को लेकर पूछताछ की। उन्हें 12 कथित अपराधों के सिलसिले में पिछले महीने शुरू की गई न्यायिक जांच के तहत पेरिस के हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। पेरिस अभियोजक के कार्यालय के एक बयान के मुताबिक जांचकर्ता न्यायाधीश ने पावेल डुरोव की पुलिस हिरासत समाप्त कर दी है और संभावित मुकदमे के लिए उन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में भारत में आईटी मिनिस्ट्री ने गृह मंत्रालय से नियमों के उल्लंघन को लेकर जानकारी भी मांगी है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। बाढ़ से नाइजीरिया में 10,000 लोग बेघर हुए। उत्तरी नाइजीरिया में आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। बाढ़ से नाइजीरिया में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10,000 लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ के कारण लोगों के घरों को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही फसलें भी खराब हुई हैं। नाइजीरिया के डिप्टी गवर्नर का कहना है कि इस बार बाढ़ उम्मीद से पहले आने से ज्यादा तबाही हुई है। आमतौर पर नाइजीरिया में सितंबर के महीने में बाढ़ आती है, जिसे लेकर प्रशासन पहले ही अलर्ट होता है, लेकिन इस बार अगस्त महीने में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। और इधर अमेरिका में कई जगहों पर भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। शिकागो में गर्मी से बचने के लिए लोग समुद्र के किनारे समय बिता रहे हैं। शिकागो में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। लोगों के माथे पर पसीना आ रहा है, सूरज का सितम झुलसा रहा है। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। हाल ही में गर्मी से बचने के लिए स्थानीय लोग समुद्र की तटों की ओर जा रहे हैं, जहां उन्हें गर्म तापमान से थोड़ी राहत मिल रही है। शिकागो के मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिनों में अमेरिका के अधिकांश मध्य पश्चिमी हिस्से में भयानक गर्मी रही है। इस बढ़ते तापमान के बीच कई तरह की गर्मी की चेतावनी भी जारी की गई है।